स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर। हमने मेंडलिज्म के साथ स्टार्ट किया, आपको मेंडल के बारे में बताया। जीजे मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, जिसमें मैंने आपको दो लॉज के बारे में बताया। हम लोग मेंडेलियन लॉज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या स्टेट करता है कि व्हेन देयर इन अ हेटेरोजाइगस पेयर, जब हम देखते हैं कि एक जो एलील होता है वो अपने ऑपोजिट काउंटर पार्ट की प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरा हाइड हो जाता है जब ऑपोजिट काउंटर पार्ट प्रेजेंट होता है। तो द एलील which is able to express itself even in the presence of the opposite counterpart, or the allele showing the contrasting character, that is said to be dominant, and the one which gets suppressed is known as recessive. This is what is the law of dominance, Mendel's law of dominance to be more accurate. फिर इसमें हमने देखा कि F1 जनरेशन में जैसे सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा था, F2 जनरेशन में हमने देखा जब F1 जनरेशन वाले प्लांट की सेल्फिंग कराई गई, तब हमने देखा कि F2 जनरेशन में बच्चे 25% of the plants exhibited the recessive character, that is the character that was of the character of one of the grandparents of the F2 generation and one of the parent generation of the F1. उसके F1 के parent और F2 के grandparent generation में एक ऐसा कैरेक्टर था जो F1 में गायब हो गया था, लेकिन 25% ऑफ द प्लांट्स इन द F2 जनरेशन अगेन शोड दैट कैरेक्टर। दैट शोड कि यहाँ पे कोई भी एलील्स मिक्सअप नहीं होते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग डिस्क्रीट फैक्टर्स हैं। तब जाके इनको फैक्टर्स नाम मिला कि दे आर डिस्क्रीट फैक्टर्स, दे आर सेपरेट फैक्टर्स, दे आर सेपरेट एंटिटीज, दे डू नॉट गेट मिक्स्ड अप और ब्लेंडेड अप इन एनीथिंग। फिर जाके हमारे पास आया मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमने किया, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने दो लॉज इन्फर किए। उसके बाद हमने डायहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया, जहां पे हमने दो केसेस, दो कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली कंसिडर किए। मोनो का मतलब वन होता है, और इस केस में मैंने आपको बताया कि एक ही कैरेक्टर को हम कंसिडर करके क्रॉस करवा रहे थे, और डायहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली कंसिडर करते हैं। और इस डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कि जब हम जो फाइनल रेशियो, इसका फिनोटाइपिक रेशियो जो आता है 9:3:1, उसको अगर हम सेपरेट करके देखें दोनों कैरेक्टर्स को, डायहाइब्रिड के दो कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया, दैट इज व्हाई डायहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन इस दोनों कैरेक्टर्स को अगर हम अलग अलग कंसिडर करके देखें तो कोई भी दो कैरेक्टर्स, बेशक इन सातों में से कोई भी दो कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर करके डायहाइब्रिड क्रॉस कर लिया, हर बार देखा गया कि अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर का भी सेम क्रॉस में से हम रेशियो निकालते हैं तो वो एग्जैक्ट सेम आता है जैसे कि मोनोहाइब्रिड में आया था, यानी कि 3:1। तो डायहाइब्रिड करके देख लें, दो क्रॉसेस एक साथ करके देख लें, तीन करके देख लें, तीन कैरेक्टर्स एक साथ कंसिडर कर लें या दो कैरेक्टर्स एक साथ कंसिडर कर लें। देखा ये गया कि अगर हम सिंगल कैरेक्टर, उस क्रॉस में से भी सिंगल कैरेक्टर कंसिडर करके उसका रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो वो एग्जैक्ट सेम रेशियो आता है 3:1 का, जो फिनोटाइपिक रेशियो हमें यहाँ पे देखने को मिला था। सिमिलरली जीनोटिपिक फिनोटाइपिक रेशियो सारे सेम ही आएंगे जो मोनोटाइपिक में, जो मोनोहाइब्रिड में आया था। दैट मीन्स हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के इंडिपेंडेंटली जा रहा है, यानी कि हर कैरेक्टर का अलील या हर कैरेक्टर का फैक्टर, जिस टाइम मेंडल ने कहा था हर कैरेक्टर का फैक्टर दूसरे कैरेक्टर के इंडिपेंडेंट जा रहा है, यानी कि उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो दैट गेव अस मेंडल्स थर्ड लॉ, विच वॉज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से ये असॉर्ट होते हैं। असॉर्ट मतलब बंट जाते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली। जैसे उसमें हमने एक और चीज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से हमें ग्लिम्स आ सकता है कि जैसे हमने देखा कि राउंड गैमिट्स में हमने देखा
कि राउंडनेस के कैरेक्टर के साथ येलो का भी आ रहा है और राउंडनेस के साथ ग्रीन का भी जा रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें तो रिंकल्ड के साथ येलो का भी जा रहा है और रिंकल्ड के साथ ग्रीन का भी जा रहा है। तो कोई ये पर्टिकुलर नहीं है कि जहाँ पे राउंड सीट होगा वहां पे येलो ही होगा और जहाँ पे रिंकल्ड होगा वहां पे ग्रीन ही होगा, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। अगर गैमेट्स चारों तरह के गैमेट्स इक्वल रेशो में बन रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक ग्लिम्स देता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे हमें क्रॉस करने से ही ये सारी चीजें पता चलें। अब हम लोग बार बार बात करते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस टॉन है, बाहर से प्लांट को देख के तो नहीं पता कर सकते, तो उसको पता करने के लिए भी अलग टाइप के क्रॉसेस होते हैं जिनको हम टेस्ट क्रॉस वगैरह बोलते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उस पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे रेशियोज, ट्राई हाइब्रिड का भी वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बाय चांस अगर कहीं किसी भी एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता है तो एक ट्रिक सी बता देती हूँ जिससे आप थोड़ा इसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो वो बेसिकली रेशो पे आएगा, वैसे तो नहीं आता है, बट स्टिल एक चार्ट हम लोग कर लेते हैं इसके बेस पे। अगर आप देखिए इन तीनों प्रोसेस को, इनका फिनोटिपिक रेशो, इनका एक फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको। अगर हम इनका फिनोटिपिक रेशो देखते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो क्या था बच्चे? 3:1, राइट, 3:1। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या आ रहा है रेशियो? 9:3:3:1। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेके देखें तो क्या आएगा? ध्यान दें, स्क्वायर रूट, क्योंकि दो कैरेक्टर्स कंसिडर हो रहे हैं, स्क्वायर रूट लेके देखिए क्या आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ट्रिक यही है कि यहाँ पे है मोनोहाइब्रिड, ये है दो कैरेक्टर्स, और ये है ट्राई हाइब्रिड जहाँ तीन कैरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड, डाई, ट्राई, जिनमें रिस्पेक्टिवली 1, 2 और 3 कैरेक्टर्स कंसिडर किए जा रहे हैं। तो अगर आपको रेशो नहीं भी याद रहता है, इसको अकेले को याद रखिए आप, 3:1 raised to the power n. Actually phenotypic ratio is 3:1 raised to the power n, where n is 1 in case of monohybrid, 2 in case of dihybrid cross, and 3 is in case of trihybrid cross. ठीक है, तो इसी से आप अगर हम 3:1 लगा देते हैं तो ये यही आता है, 3:1 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये आता है। लेकिन अगर आगे भी हम बताते हैं इसका आगे, अगर इसको हम करके देखेंगे 3:1 का तो क्या आएगा? 27:2। ये रेशो क्लियर आ जाता है। ठीक है, दिस इज अबाउट phenotypic ratio. Then genotypic ratio. आप देखोगे ये सब प्रॉपर सॉल्व करके तो इसी तरीके से आएगा। ठीक है, इसका n ले लेना हमने, मोनोहाइब्रिड के केस में 1, डाइहाइब्रिड के केस में 2 और ट्राइहाइब्रिड के केस में हमने 3 ले लेना है। और 3:1 का यानी कि जो फिनोटिपिक रेशो है मोनोहाइब्रिड का, उसी का पावर लगा करके हम देखेंगे कि क्या क्या रेशो आ रहा है। ठीक है, 3 तो फिनोटिपिक रेशो किसी का भी क्या होगा? 3:1 का 3:1 उसकी पावर n, और पावर n जो है दैट स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर्स हैव बीन कंसीडर्ड इन द क्रॉस। In case of monohybrid, like it is 3:1 raised to the power 1. In case of dihybrid, 3 raised to the power 1 by पावर क्या होगी इसकी? 2, 3:1 का पावर 3। तो ये रेशियोज हमारे पास आ जाते हैं। देन जीनोटिपिक रेशो में, जीनोटिपिक रेशो मोनोहाइब्रिड का क्या था? 1:2, 2:1। तो यहाँ
इसमें हमें पता है कि n क्या है, 1 है, तो 1:2:1 मोनोहाइब्रिड का रेशियो है। हमने ये सॉल्व कर लिए हैं इन द प्रीवियस वीडियोस। डाइहाइब्रिड में अगर आप देखोगे 1:2:1 का पावर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बिकॉज n is 2 in case of dihybrid cross। यहाँ पे ठीक है बच्चों, और इसका रेशियो मैंने आपको डाइहाइब्रिड का बताया था। This was the ratio in case of dihybrid। क्लियर? अगर हम देखें ट्राईहाइब्रिड के केस में, तो जैसे यहाँ पे 3:1 का पावर n, यहाँ पे 1:2:1 का पावर n, सिमिलरली यहाँ पे 1:2:1 का पावर 3 आएगा, और वो क्या आएगा, ये सेम रेशियो लिखेंगे एक बार हम। देखो एक और ट्रिक है इसको याद करने की, क्योंकि जीनोटिपिक लंबा हो जाता है। 1:1 है, 1:1 आगे, 1:1 पीछे, बीच में उसका डबल। अब ट्राईहाइब्रिड में यही रेशियो पहले लिख देंगे 1:1, 2:4:2, ठीक है, और पीछे भी यही लिख देंगे 1:1, 2/1:2:1, ठीक है, और बीच में हम क्या करेंगे, इसका डबल। तो ये आ जाता है हमारे पास रेशो, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसको देखेंगे, 1:1:4, कंप्लीट नहीं लिखा मैंने, बीच में स्किप कर दिया। ये कंप्लीट अगर आप देखोगे 4:1 यहाँ तक है, इसके जैसा है, फिर इससे डबल कर दिया है, तो ये भी एक ट्रिक है, ये भी बिल्कुल सेम ही ट्रिक हो गई एक तरीके से पावर वाली, ठीक है। तो आप पावर लगा के इसको कर सकते हैं, और ये भी एक तरीका है जिससे आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये तीनों रेशियोज का एक तरीके से ट्रिक जैसा हो गया, इससे भी आप, बेशक आपको कितने कैरेक्टर्स पूछ लिए जाएंगे, 4 कैरेक्टर्स एक साथ कंसीडर करें तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे आपसे पूछे ज्यादातर अभी यही पूछे जा रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक इसमें भी देखो 9:3:1 तो आपको याद हो ही जाता है, 9 और 3 में ये ध्यान में रहता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 27 लिख के, ठीक है, और यहाँ पे 3 बार 9 है, 3 बार 3 है, 1 है, तो ऐसे भी वैसे याद हो सकता है, अगर कर सकते हैं तो। बाय चांस अगर स्किप हो भी जाता है तो ये ट्रिक आपको काफी हद तक हेल्प करेगी। ये बड़े बड़े रेशियोज लगते हैं जीनोटिपिक वाले, लेकिन इनके लिए आपके पास ट्रिक आई गई है कि इसको कैसे कम करना है, ठीक है। तो हमारे हो गए 3 लॉस, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, क्रॉस, प्लस ये सारे रेशियोज डिस्कस हो गए। अब जो मैंने आपको बताया कि हेट्रोस, कोई भी हमारे पास टॉल प्लांट है, हमें पता है कि टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या बता रहा है, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, वो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कौन सा टेस्ट है, कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे परफॉर्म करके हमें ये पता चल सकता है कि वो पर्टिकुलर प्लांट हेट्रोजाइगस टॉल है या
होमोजाइगस टॉल है, कोई भी यानी डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, तो जीनोटाइप उसका क्या बता रहा है, हेट्रोजाइगोसिटी या होमोजाइगोसिटी। लेट्स सी कैसे पता करेंगे आफ्टर दिस। So let's discuss certain types of crosses. ये मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस से अलग बता रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्रॉसेस, जिसमें से कि सबसे पहले हम करने जा रहे हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आपको नाम बता रहा है कि कुछ टेस्ट करना है। जब भी आप कोई डिसऑर्डर वगैरह कोई पेशेंट चेक कराने जाता है तो भी टेस्ट करते हैं ना, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट करेंगे, उसका जीनोम चेक करने वाला टेस्ट करेंगे, उसके जीनोटाइप चेक करने का टेस्ट करेंगे। सो व्हेनेवर वी वांट टू नो द जीनोटाइप of the unknown, any unknown, it may be any unknown, to know the genotype of the unknown, cross the unknown to the recessive parent, to know the genotype of the unknown, यानी जिसका जीनोटाइप आपको नहीं पता है उसका जीनोटाइप चेक करने के लिए उसे रिसेसिव पेरेंट से आप क्रॉस करा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा टॉल प्लांट्स वर क्रॉस विद ड्वार्फ प्लांट्स, हमें ये पता है कि ये प्लांट ड्वार्फ है और ये पता है कि ये टॉल है। When they were crossed, फर्स्ट जनरेशन में आए सारे टॉल, ठीक है बच्चों। फिर इसकी सेल्फिंग कराई गई तो हमारे पास आते हैं फिनोटिपिक रेशो में टॉल इज टू ड्वार्फ में 3:1, यानी कि यहाँ पे 100% टॉल थे F1 जनरेशन में, एंड इन F2 जनरेशन 75% प्लांट्स वर टॉल एंड 25% प्लांट्स वर ड्वार्फ, ठीक है। और अगर हम इनका जीनोटिपिक रेशो बता देते हैं, वो क्या था, होमोजाइगस टॉल is to heterozygous tall is to homozygous recessive, ये आया था। यानी कि इस 3 को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, एक टू होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस। अब ये जीनोटिपिक रेशो हमने कैसे पता किया कि इसमें से जो है अगर टोटल की बात करें तो 25% तो ये ड्वार्फ निकल ही गए थे, लेकिन बाकी 75% 75% टॉल में से 25% जो है वो होमोजाइगस टॉल है और 50% प्लांट्स जो है वो हेटरोजाइगस टॉल है। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। अब हम जो पता करना चाहते हैं कि कौन सा प्लांट का क्या जीनोटाइप है, तो हम पर्टिकुलर हमने क्या कहा, to know the genotype of the unknown, cross the unknown to the recessive। तो इसमें क्या था, 3 टॉल आए थे और एक ड्वार्फ आया था। अब इसमें से हमें नहीं पता कौन सा होमोजाइगस है कौन सा हेट्रोजाइगस है, ये क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो ये जो अननोन है किसी को भी, इसको अगर क्रॉस करवा दिया जाए ड्वार्फ प्लांट से तो हमें उसका जीनोटाइप पता चलेगा। वो कैसे, लेट्स ट्राई। अगर वो प्लांट होमोजाइगस टॉल हुआ या होमोजाइगस फॉर एनी कैरेक्टर, ये कैरेक्टर हम इसीलिए कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस से करते आए हो, आपको समझना आसान रहता है। तो होमोजाइगस टॉल अगर वो प्लांट है तो इस केस में अगर रिसेसिव के साथ करवाएंगे, हमें पता है इसके सारे गैमीट्स ये आएंगे और इसके सारे गैमीट्स ये आएंगे,
यानी कि if we cross the unknown plant, with the recessive, and if we get in F1 generation, if we get 100% plants as tall, we should come to know that that unknown is homozygous tall or homozygous dominant. ठीक है, तो हम यहाँ पे इस क्रॉस को जनरलाइज करने के लिए क्या लिख सकते हैं, अननोन डोमिनेंट अगर ये है, इफ वी क्रॉस इट विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट या होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट, तो अगर 100% dominant character is exhibited in the F1 generation, then that unknown dominant is homozygous dominant. और इस केस में आप समझ पा रहे हो, ठीक है, जैसे ये कैपिटल टी था, अगर ये कैपिटल टी था, इसी वजह से यहाँ पे 100% टॉल प्लांट्स आए हैं, क्योंकि ये कैपिटल टी तो सभी में गया ही है ना, ठीक है। लेकिन अगर इसका केस होता, तो दिस इज द फर्स्ट केस, ऐसा रिजल्ट आया तो हमें पता चल जाएगा कि होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये देखा गया कि 25% प्लांट्स ने 100% प्रोजेनी प्रोड्यूस किए, 25% प्लांट्स when crossed with dwarf gave 100% tall or 100% tall. Then we came to know that 25% plants exhibited the homozygous character. और ये 50% में ये आता है हेट्रोजाइगस। ये कैसे पता चला? अब देखते हैं हेट्रोजाइगस में क्या होता है। हेट्रोजाइगस को अगर हम ड्वार्फ के साथ, हेट्रोजाइगस टॉल को अगर हम ड्वार्फ के साथ करते हैं, इसका अगर अननोन है ना, तो ड्वार्फ के साथ करते हैं तो क्या होगा, इसमें दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसमें एक ही तरह के प्रोड्यूस होंगे। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी इसको बना सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आया, स्मॉल टी के साथ आया, तो हमें पता चलता है कि 50% प्लांट्स विल बी टॉल एंड 50% विल बी ड्वार्फ। या बेटर तरीका प्रेजेंटेशन का हम इस्तेमाल करते हैं पुनेट स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, पुनेट स्क्वायर में हम लोग देखेंगे, एक ही बनाने की जरूरत है। पुनेट स्क्वायर में हम लोग देखेंगे कि एक तरफ दो तरह के गैमेट्स हैं और एक तरफ एक ही तरह का गैमेट है। तो ये हमारे पास जो है 50% प्लांट्स टॉल आ गए और 50% ड्वार्फ आ गए। तो हमें जीन्स तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इस क्रॉस से हमें ये पता चल जाता है। तो ये यहाँ पे क्या देखा गया, when the tall plants 25% ड्वार्फ थे, लेकिन जो 75% टॉल प्लांट्स थे उनको जब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया गया, तो उनमें से 25% ऐसे थे जिन्होंने 100% प्रोजेनी डोमिनेंट कैरेक्टर वाले दिए, और 50% प्लांट्स ऐसे थे जिन्होंने 50% प्रोजेनी डोमिनेंट कैरेक्टर के और 50% प्रोजेनी रिसेसिव कैरेक्टर के दिए। और जिन पेरेंट्स ने 50-50% का रेशो दिया, यानी कि 1:1 का रेशो दिया, दोज प्लांट्स वर हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे अननोन क्या है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, when the unknown progeny will be crossed with recessive parent, if we get 100% dominant character, then the progeny is homozygous, and if homozygous dominant, and if when the dominant character exhibiting progeny is crossed with the recessive parent, if that cross gives us 50% plants with dominant character and 50% plants with recessive character,
then what happens is, then we get to know that the unknown parent, unknown plant is what? It is heterozygous. Unknown organism would be better term to say heterozygous. लेकिन हम यहाँ पे जो डेफिनेशन ले रहे हैं, to know the genotype of the unknown, तो इसमें सपोज करो हमें ऐसे भी लगता है अभी कुछ मिक्सिंग हो सकती है, जो ये 25% ड्वार्फ है, तो इसका भी हम टेस्ट करवा ही लेते हैं एक बार कि किसी डिसऑर्डर के कारण वगैरह तो नहीं शॉर्ट रह गया, कहीं इसका कुछ और होना था, मे बी ये टॉल होना था, मे बी इसमें कोई दिक्कत रह गई है ना, देने वाला हमें कहीं नहीं नहीं इसको तो टॉल ही होना चाहिए था, मैंने तो आपको टॉल वाली वैरायटी दी थी, तो इसका भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट कैसे कर लेते हैं? अदरवाइज वी नो दैट, ठीक है, वो जस्ट टेस्टिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं, अदरवाइज वी नो इफ इट इज एग्जिबिटिंग द ड्वार्फ कैरेक्टर, ऑब्वियसली इट इज होमोजाइगस। लेकिन अगर ये जो भी प्रोजेनी है होमोजाइगस ड्वार्फ है, इसको अगर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे, वी नो दो ही तरह के गैमीट्स, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, तो 100% प्रोजेनी अगर रिसेसिव कैरेक्टर के साथ आते हैं, ऑब्वियसली वी नो दैट, ये करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये वाला करने की इतनी जरूरत नहीं है। मेनली हमें रिसेसिव कैरेक्टर पता है कभी आता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है, उसके साथ जब भी कभी डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्रेजेंट होगा, तब वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही एग्जिबिट करेगा, सिर्फ उसी को चेक करने की जरूरत पड़ेगी। उस केस में हम ये देखेंगे कि उसको जो है रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करना है, ठीक है। दिस वाज अबाउट टेस्ट क्रॉस। अब इसके बाद एक क्रॉस आता है बैक क्रॉस। बैक मतलब पीछे को क्रॉस करना है, यानी कि जो भी प्रोजेनी है उसको वापस पीछे वाले पेरेंट से क्रॉस करना। टेस्ट क्रॉस को भी इन सम टेक्स्ट बुक्स इट इज रिटन दैट टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। लेकिन आज के टाइम पे बैक क्रॉस जब इस्तेमाल किया जाता है, तब वो रिसेसिव पेरेंट के साथ मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो डोमिनेंट के साथ के लिए बैक क्रॉस इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज बैक का मतलब पीछे है, तो बैक टर्म, जो बैक क्रॉस टर्म है वो जनरलाइज है, टर्म है बैक क्रॉस। तो ये टर्म क्या है? जनरलाइज्ड है कि पेरेंट के साथ इसका, पेरेंट प्लांट के साथ इसका क्रॉस करवाया जाए, दैट इज बैक क्रॉस। एंड टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। लेकिन इन टुडे's world we define back cross as mating of the progeny with the dominant, with the parent of a dominant character. Why so? So that to improve its properties. क्या है कि पेरेंट प्लांट है, वो soon is going to lose viability, lose its characters, तो वो डाई भी हो सकता है लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग। लेकिन उससे पहले अगर हम इससे मेटिंग करवा लेंगे इसकी, तो इसके आगे के प्रोजेनी जो होंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स अक्सर विग्रस होते हैं, गुड कैरेक्टर्स होते हैं, तो आगे प्रोजेनी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम इसको डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ मेटिंग करवा देते हैं। मैं और टर्मिनोलॉजी बताती हूँ, लेट मी जस्ट ड्रॉप दिस, आई विल जस्ट ओके, यू पीपल हैव डिस्कस्ड अंडरस्टूड टेस्ट क्रॉस कि अगर 100% डोमिनेंट कैरेक्टर आता है तो क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट है। लेकिन अगर 50% डोमिनेंट कैरेक्टर एंड 50% रिसेसिव कैरेक्टर आता है, उस टाइम पे वी गेट टू नो दैट द प्रोजेनी, दैट द अननोन प्लांट इज हेटेरोजाइगस, ठीक है। आई हैव टू डिस्कस टू मोर terms, two more such crosses with you. Let me just drop this and then we shall proceed. Okay, we have discussed the test cross. Now back cross. I shall not go into much detail. Back cross is crossing the progeny with one of the parents. किसी भी पेरेंट के साथ, यानी पीछे जैसे दो पेरेंट्स आए हैं, उनका पर्टिकुलर प्रोजेनी है, इस प्रोजेनी को पीछे वाले के साथ क्रॉस कराना, एंड टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ दैट। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द पेरेंट विद द, आज के टाइम पे होता है इट इज विद द डोमिनेंट पेरेंट। आप दोनों चीजें नोट कर लीजिए कि नाउअडेज विद nowadays we are doing
showing it with dominant character exhibiting parent. पर्पस क्या है इसका, ये क्रॉस करने का? To improve the properties of the progeny. Fine. क्यों, क्या होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इसका प्रोजेनी टॉल है, ठीक है। अब अगर इसको इसके साथ क्रॉस किया जाता है, हमने देखा क्या हुआ, जब हेटेरोजाइगस को ड्वार्फ के साथ किया गया तो 50% टॉल 50% ड्वार्फ, यानी कि 50-50% में सेग्रीगेट हो गया कि गुड कैरेक्टर वाज एक्सहिबिटेड जस्ट बाय द 50%। बट इफ दे बोथ विल बी क्रॉस्ड तो क्या होगा, हेटेरोजाइगस वाला इसके साथ क्रॉस किया जाएगा होमोजाइगस टॉल के साथ, तो क्या होगा, एक तरफ सिर्फ इसके गैमेट्स ले लेंगे क्योंकि दिस विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स एंड दिस विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, राइट। तो ये टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स ये प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 100% पेरेंट 100% प्रोजेनी अच्छा वाला डोमिनेंट वाला कैरेक्टर एक्सिबिट करे। ज्यादातर द गुड और नॉर्मल कैरेक्टर इज डोमिनेंट, ठीक है। सो 100% यहाँ पे क्या है, प्रोजेनी टॉल आ गए हैं। लेकिन अगर इसके साथ किया जाता तो 50% यहाँ पीछे कर चुके हैं, 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ आते। तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट 50% plants showed the recessive character which is not of good quality, not as good quality as the tall one. So as to improve the quality or improve the properties or improve the, we can say, quality of the plants or the progeny, हम लोग बैक क्रॉस कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अगर इसके साथ भी नहीं तो इसके जो फर्दर प्रोजेनी भी हम लोग देखते हैं कि F2 जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि 3:1 का रेशो आता है टॉल इज टू ड्वार्फ का, टॉल इज टू ड्वार्फ का 3:1 का रेशो आता है। और इसमें जो है, अब इन टॉल प्लांट्स में से भी हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम देखें इन टॉल प्लांट्स में भी क्या रेशो आता है 1:2:1। तो यानी कि इसमें भी 50% हेटेरोजाइगस जा रहे हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर तो लूज हो ही गया एक तरीके से, रिसेसिव वाला है। डोमिनेंट में भी 50% हेटेरोजाइगस की तरफ जा रहे हैं, जिनके आगे प्रोजेनी और वीक हो सकते हैं। तो 50% ही बहुत स्ट्रांग रहते हैं। और इस हेटेरोजाइगस को भी, इनको भी अगर हमें फर्दर इनके आगे प्रोजेनी स्ट्रांग करनी है तो इट विल बी बेटर टू क्रॉस देम विद द होमोजाइगस टॉल प्लांट, जहां हमें पता है कि जहां जिसके प्रोजेनी 100% टॉल आए थे। तो ये बैक क्रॉस कंसिडर किया जाता है। ऐसे ही जब पेरेंट प्रोजेनी के साथ हम क्रॉस शुरू करते हैं, फ्यूचर के प्लांट्स की क्वालिटी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कौन सा वाला है, फिर होगा टेस्ट क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट। लेकिन अगर हम क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्रॉस करना चाहते हैं, देन वी विल गो फॉर बैक क्रॉस, दैट इज क्रॉसिंग इट विद द डोमिनेंट पेरेंट, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज अबाउट द बैक क्रॉस। थर्ड वन इज रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या हो गया, जैसे सपोज करो दिस टॉल प्लांट फर्स्ट इट इज मेल हेयर एंड इट इज क्रॉस्ड विद द फीमेल ड्वार्फ प्लांट। तो हमारे पास क्या प्रोजेनी आते हैं, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, ठीक है। लेकिन रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब सिर्फ समझने वाली बात है कि टर्मिनोलॉजीज यूज हो सकती है आगे चल के, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस, इसका रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होगा, इसके केस में, पी के केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेसिप्रोकल क्रॉस इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। पी के केस में
कोई खास नहीं फर्क पड़ रहा। इस केस में अगर हम उल्टा ले लें कि मेल पेरेंट हम ड्वार्फ ले लें और फीमेल पेरेंट अगर हम टॉल ले लें तो भी प्रोजेक्ट फिलहाल तो यही आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में रेसिप्रोकल यहाँ पे सिर्फ हम रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब समझने वाले हैं कि अगर जैसे टॉल प्लांट पहले मेल लिया गया था और ड्वार्फ प्लांट फीमेल लिया गया था, लेकिन अगर हम इस चीज को ऑपोजिट कर लें कि ड्वार्फ हम लोग जो है मेल ले लें, ये मेल का साइन होता है, ठीक है, और टॉल वाला अगर हम फीमेल ले लें, उल्टा कैरेक्टर के साथ इसको चूज कर लें, तो उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। फिर से आपको ये साइंस रिमाइंड करा दूं, कैसे याद रखने के लिए बोला था। पुराने जमाने में मैन यूज टू यूज एरोज, तो एरो वाला किसका है, मेल का है, एंड दिस वन स्ट्रेन बैक एट होम, दिस वन इज फीमेल, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द ओल्डर नॉर्म्स, फाइन, तो मेल एंड फीमेल। सो ये तीन टर्मिनोलॉजीज है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में जस्ट पहले जो मेल था और फीमेल था, अब ऑपोजिट कंसिडर कर लीजिए, जैसे दिस वाज टॉल अर्लियर एंड दिस वाज ड्वार्फ अर्लियर। नेक्स्ट केस में हम लोग जो ड्वार्फ पेरेंट यूज करेंगे उसको हम, जैसे कि सिंपल बात है, पहले में इसके एंथर्स यूज किए, इसके पोलन ग्रेड यूज किया और इसका स्टिग्मा यूज कर दिया। दूसरे केस में हमने क्या किया, इसका स्टिग्मा, इसकी एंथर यूज कर लिया और इसका स्टिग्मा यूज कर लिया। अगर मेल एंड फीमेल पार्ट्स एक्सचेंज करके हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, दैट इज सिंपली रेसिप्रोकल क्रॉस, दैट्स ऑल विद इट। सो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आज हमने ये तीन टर्मिनोलॉजीज की, प्लस आपको ट्रिक्स बताई मैंने मोनो ट्राई हाइब्रिड के याद करने की। इवन इफ उससे भी ज्यादा कैरेक्टर्स आपको ज्यादा कैरेक्टर्स कंसिडर करके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फाइन, ट्राई ऑन द क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स and keep studying. All the best.